नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। सर, आपके विधायक जो पुत्र हैं वो आपके साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अरे जब मेरा बेटा है तो किसके साथ करेगा भाई? आपके साथ करेगा। बेटा मेरा है तो आपके साथ प्रचार करेगा। उनका ये कहना था कि हम भारतीय जनता पार्टी में अभी भी हैं और हम भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी। वो कुछ भी कहे, मेरा बेटा है, वो जब जहां मैं हूं वहां रहेगा। हमारे खिलाफ कैसे प्रचार करेगा भाई? सर, आपके विधायक जो पुत्र हैं वो आपके साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अरे जब मेरा बेटा है तो किसके साथ करेगा भाई? आपके साथ करेगा। बेटा मेरा है तो आपके साथ प्रचार करेगा। उनका ये कहना था कि हम भारतीय जनता पार्टी में अभी भी हैं और हम भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी। वो कुछ भी कहे, मेरा बेटा है, वो जब जहां मैं हूं वहां रहेगा। हमारे खिलाफ कैसे प्रचार करेगा भाई? सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर बाजार स्थित समाजसेवी निहाल मेहदी ने होली मिलन समारोह का आयोजन अपने कार्यालय पर किया। होली मिलन के इस खास कार्यक्रम में हर किसी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। जैनपुर बाजार में वर्षों बाद शुरू हुई होली मिलन समारोह की परंपरा मौजूद सभी लोगों ने संकल्प उठाया, आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम अनवरत करते रहेंगे, चाहे वह ईद हो चाहे होली। वह इस कार्यक्रम में जैनपुर के सम्राट लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में निहाल मेहदी ने होली की बधाई देते हुए सभी का आभार जताया। अंत में बेहतरीन दावत रखी गई जिसमें सभी लोग शरीक होकर दावत का आनंद लिए। किस तरीके का सर आयोजन था और क्या? मैं निहाल मेहदी। आज हमारी तरफ से एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कल शबे बारात थी और हम लोग भी अपने त्योहार में बिजी थे, तो जिसके कारण पूर्ण रूप से अपने दोस्तों से और अपने हिंदू भाइयों से मैं मिल नहीं सका था। तो आज उसी के उपलक्ष्य में आज होली मिलन समारोह का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर के संभ्रांत लोग तशरीफ ले आए और हम सब मिलके हमने हिंदुस्तान की पहचान गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम किया और हिंदू मुसलमान हम लोग एक मंच पर बैठकर, एक कुर्सी पर बैठकर आज हम लोगों ने होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया। इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते हैं? बिल्कुल होने चाहिए और मैं तो अपनी बात बैठक के क्या चर्चा रही है और किस तरीके की बैठक आगे के आज हमारे नगर के युवा और सामाजिक कार्यकर्ता निहाल मेहदी साहब ने एक होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया था। यहाँ पे बहुत पहले भी होली मिलन और ईद मिलन समारोह होते रहे हैं, जो यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब की एकता की मिसाल रही है। लेकिन इधर बीच में एक लंबी अवधि से ये कार्यक्रम रुक गया था। निहाल भाई ने आज इस कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया है। मैं इसके लिए निहाल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। इन्होंने अपने आवास पर ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नगर के संभ्रांत जन, जिसमें तमाम हिंदू और मुस्लिम चेहरे रहे हैं, जो यहाँ के तमाम सामाजिक सरोकारों से अपना वास्ता रखते हैं, वो सब लोग सम्मिलित हुए। लगभग सैकड़ों की संख्या में सम्मिलित हुए और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। मेरा यह संदेश मैं देना चाहूँगा यहाँ के लोगों को कि जो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता रही है, जिसके माध्यम से यहाँ जालौन से खबर है, जहां होली पर्व को लेकर राठौर समाज की बैठक सुनीलाल राठौर के आवास पर की गई और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अधिवक्ता काली प्रसाद राठौर ने की। कार्यक्रम में राठौर कल्याण समिति के जिला उपाध्यक्ष आलोक राठौर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमें अपने समाज को एकजुट रखना होगा और समाज के लिए कुछ करने के लिए हमें घर से निकलना होगा, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, जिनमें राठौर समाज को भी दावेदारी करनी होगी और हम लोगों को अपनी समाज के प्रति प्रत्याशियों को जिताने के लिए एकजुट होकर तन धन से लगना होगा, तभी हम अपनी समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि विभिन्न दलों के नेता कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कार्यक्रम में संसदीय बंधुओं ने होली मिलन समारोह मनाते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए होली की शुभकामनाएं दी।
ऊर्जा और उत्साह मानवता के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करता है। लायंस क्लब भारत में परंपरा का ध्वजा वाहक रहा। इस क्रम में आजमगढ़ की लायंस क्लब की इकाई 321 ने शनिवार शाम शहर के मारवाड़ी धर्मशाला में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में लायंस क्लब के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने कहा कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का संवाहक है। होली की परंपरा इसे और सुदृढ़ करती है। इसी कड़ी में होली का त्यौहार आपसी सौहार्द को बढ़ाता है, साथ ही साथ मिलजुल से समाज में रहने की भावना को भी पुष्पित और पल्लवित करता है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हुए हरिहरपुर घराने के मोहन मिश्र ने विभिन्न प्रस्तुतियों का आयोजन किया। लायंस क्लब के प्रत्येक पदाधिकारी और सदस्यों को अबीर और गुलाल लगाकर उनका स्वागत किया गया। वह होली की टोपी पहनाकर कार्यक्रम में उमंग और उत्साह का संचार किया गया। इस अवसर पर लायंस क्लब की महिला इकाई का प्रतिनिधित्व भी देखने योग्य था। सभी सदस्यों ने मोहन मिश्र द्वारा प्रस्तुत संगीत संध्या में होली खेले रघुवीरा अवधि में होली खेले रघुवीरा समेत बहादुर नहीं छोड़ेगा व होली आई रे कन्हाई होली आई रे की प्रस्तुति देकर सभी को रंगों से विभोर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में रात्रि भोज के साथ सभी सदस्यों ने हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल और अबीर की बौछार कर दिया, जिससे वातावरण बहुत ही उत्सवमय हो गया। कार्यक्रम का संचालन लायन क्लब डॉक्टर वक्त वत्सल ने किया। कार्यक्रम के संयोजन लायन ओम अग्रवाल थे। इस अवसर पर राकेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, शशिभूषण गर्ग, रवि जायसवाल, अशोक श्रीवास्तव, अशोक अग्रवाल, संजय डालमिया, रमेश जायसवाल, गोकुल दास सहित सुदर्शन दास अग्रवाल, मुकुंद अग्रवाल, डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव, सुधीर कुमार सिंह, अनिल रुंगटा, डॉक्टर सी के त्यागी, बंटी रुंगटा, आशुतोष द्विवेदी, अशोक श्रीवास्तव, डॉक्टर पूनम तिवारी, पारुल आशुतोष आज सम्राट नागरिकों ने शिरकत किया। होली की टीम में सभी मजा आता है। एक बांसुरी ढोलक बजाए, साथ वाले चुंगीरा का साथ तालियों से देते हैं। तभी ये मजा आता है। हमारे देखिए रंग बिल्कुल चुके हमारा हो गया। अब तालियों का भी प्रयोग होना चाहिए और जैसे एक नई थोड़ी कच्ची ये होली है। और जौनपुर में सकुशल होली संपन्न कराने के बाद दूसरे दिन यानी 19 मार्च को पुलिस द्वारा होली खेली गई, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी के साथ जिला जज, जिलाधिकारी सम्मिलित हुए। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक नगर व अन्य अधिकारी कर्मचारी द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पुलिस वाले होली के दिन होली इसलिए नहीं खेल पाए क्योंकि लोग इस दिन होली खेल रहे थे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश की पुलिस लगी हुई थी और ऐसे में शांति व्यवस्था कायम रहे, पुलिस इस पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। जब होली का त्यौहार सकुशल पुलिस ने संपन्न करा लिया तो फुर्सत के क्षणों में अगले दिन होली के यानी एक दिन बाद जौनपुर में अजय साहनी एसपी के निर्देश पर और उनके नेतृत्व में होली खेली गई, जिसमें जिला जज और जिलाधिकारी भी सम्मिलित हुए। नज़ारा आपको जो दिखा रहे हैं टीवी 20 न्यूज़ पर, ये जौनपुर के पुलिस की होली का है, जहां आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल उड़ा करके लोग होली का पर्व मना रहे हैं और रंगों में सराबोर हुए हैं। स्वागत करते हैं टीवी 20 न्यूज़ में। आप धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी एक देश के माने हुए पत्रकार हैं, लोकतंत्र सेनानी के संयोजक हैं आप पूरे प्रदेश के, और जसवंत जी के कासे मित्र बनाए जाते हैं। यहाँ लखनऊ में एक बहुत बड़ी बैठ है, इस समय चुनाव विधान परिषद का चल रहा है और आप अवतरित हो गए हैं यहाँ पर, तो इसका कारण क्या है ये थोड़ा विस्तार से आप बताने की कष्ट करें, क्योंकि आपके पास लखनऊ से समय कम मिल पाता है, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है लखनऊ राजधानी का वो बड़ा है। तो ऐसे में बस आप इतना बता दें कि आप इस चुनावी माहौल में आप आजमगढ़ क्यों कूदे हैं, और ये भी पता चला है कि जसवंत सिंह के लड़के भी चुनाव में
कूद रहे हैं निर्दल के प्रत्याशी के रूप में। भाई अशोक वर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे स्नेह दिया। मैं TV20 का भी आभारी हूं कि उसने अपने स्टूडियो में मुझे बिठाने लायक समझा। मैं सुधीर अग्रवाल का भी आभारी हूं जिन्होंने तमसा के तट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आजमगढ़ से मेरा पुराना रिश्ता है। विधान परिषद चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है, इसमें कोई आ सकता है, लोकतंत्र सेनानी भी, कभी भी पत्रकार भी, मैं भी आ सकता हूँ। लेकिन मैं इसी चुनाव में नहीं आया हूँ। मैं पिछले चुनाव में आया था और सिंगल आलम बदी के लिए वोट मांग कर गया था। सिंगल एक उम्मीदवार के लिए कहा था कि अच्छे लोगों को चाहिए कि अच्छे लोगों को वोट करें। तो इसलिए इस चुनाव में भी अगर कोई अच्छा आदमी नज़र आएगा तो मैं उसके लिए वोट मांग सकता हूँ। अभी आपने कहा कि अच्छे आदमी के लिए मैं, वो अच्छा व्यक्ति कौन है? अशोक वर्मा जी, जैसे आलम बदी को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सुधीर अग्रवाल भी जानते हैं। इस उम्मीदवार में कुल 3 उम्मीदवार हैं। सांसद रमाकांत यादव जी के पुत्र श्री अरुण यादव जी, समाजवादी पार्टी के राकेश यादव, गुड्डू यादव जी, और लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक यशवंत सिंह केवल भाजपा के MLC नहीं हैं, आपातकाल के खिलाफ जेल जाने वाले योद्धाओं में से एक है। उनका लड़का विक्रांत सिंह रिसू भी इस चुनाव मैदान में। मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ। लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति पिछले 5 साल से लगातार यह प्रस्ताव पारित करते रह रही है कि जो भी लोकतंत्र सेनानी या लोकतंत्र सेनानी के परिवार का आदमी चुनाव लड़ेगा, हम उसकी मदद करेंगे। मैं अगर यहाँ वोटर रहूँगा, वोटर रहता, तो सरेआम आपसे कह रहा हूँ कि विक्रांत सिंह रिसू को वोट देता, क्योंकि वो लोकतंत्र सेनानी के लड़के हैं और लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आप चाहे तो चीन निर्मित सामग्री बहिष्कार आंदोलन के फुटेज देख सकते हैं, चिरैया कोट से लेकर लखनऊ तक, उसमें रिसू नेतृत्व करते नजर आए। इसलिए उनके लिए वोट मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन मैं यहाँ वोटर नहीं हूँ। मेरी इच्छा ज़रूर है कि कोई लोकतंत्र सेनानी का लड़का चुनाव लड़े तो वह जीते। यहाँ रिसू है, उनके जीतने की कामना करता हूँ। जो होगा सो होगा। लोकतंत्र है, जनादेश से रखो। एक बात, जब से MLC का कैंडिडेट जारी हुआ भाजपा के लिए, उसमें बड़ी चर्चाएं हैं और भाजपा के लोगों में भी काफ़ी इस बात को लेकर के द्वंद्व छिड़ा हुआ है कि बाहुबली सांसद रमाकांत यादव के पुत्र जो पूर्व में विधायक रहे हैं और इस बार उनको विधानसभा टिकट न देकर MLC का टिकट दे दिया गया। और रमाकांत यादव ये भी कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि मेरा लड़का मेरे साथ रहेगा। तो इस बार क्या रमाकांत उनके साथ रहेंगे? दूसरी बात, एक तरफ रमाकांत का परिवार है, उनके बेटे हैं, दूसरे तरफ जसवंत उनके बेटे हैं, पुत्र हैं। तो दो जो महारथी हैं राजनीति के, उनके परिवार में जिस तरह से ये बातें आ रही है, तो क्या इन दोनों महारथियों के ऊपर उंगली नहीं उठेगी? देखिए, रमाकांत जी सांसद है, वो भाजपा के भी सांसद रहे हैं, सपा के भी सांसद रहे हैं, अब विधायक भी हैं। उनका बेटा चुनाव मैदान में है, वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे, यह जवाब रमाकांत जी को देना चाहिए। और यह प्रश्न भी अशोक वर्मा जी उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। यशवंत सिंह जी विधान परिषद सदस्य हैं, भाजपा के नेता हैं, उनका लड़का चुनाव मैदान में है। आपका जो सवाल प्रश्न है कि उनके राजनीतिक पार्टी के नीति सिद्धांतों अनुशासन का क्या होगा, यह प्रश्न यशवंत सिंह से पूछा जाना चाहिए। मेरा जवाब है कि विक्रांत सिंह रिसू लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक के पुत्र हैं, इसलिए मैं उनके विजय की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आप स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ का MLC चुनाव एक रोचक मोड़ पर आ गया है, क्योंकि यह चुनाव आम जनता का न होकर कुछ विशेष वोटरों का होता है, जिसको कहीं न कहीं मैनेज करने वाला ही चुनाव जीतता है। धनबल, बाहुबल व सरकारी तंत्र इस चुनाव में अहम भूमिका अदा करता है। यह चुनाव इसलिए अहम हो गया है कि सपा के बाहुबली नेता और नवनिर्वाचित विधायक रमाकांत यादव के पुत्र अरुणकांत को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया, जो राजनीतिक समीक्षकों व भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को हाजिम नहीं हो पा रहा है। वही सपा ने भी राकेश यादव गुड्डू को अपना प्रत्याशी बनाया है। वही पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिंह के पुत्र विक्रांत सिंह रिसू भी विधान परिषद चुनाव में निर्दल प्रत्याशी के रूप में कूद गए हैं। ऐसे में यह चुनाव त्रिकोणीय लड़ाई में फंस सकता है और कहीं ऐसा न हो जाए कि सपा व भाजपा की लड़ाई में यशवंत सिंह के पुत्र
चुनाव को अपने पक्ष में खड़ा कर दें, क्योंकि यशवंत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के शिष्य हैं और राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और आजमगढ़ व मऊ जिले में इनकी कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। यशवंत सिंह पूर्व में समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं और इस समय भाजपा में, इसलिए दोनों दलों में भी इनकी पकड़ अच्छी है। लोगों का कहना है कि अगर आजमगढ़ मऊ एमएलसी सीट से कोई मजबूत प्रत्याशी निर्दल चुनाव लड़ता है तो तगड़ी फाइट करेगा, क्योंकि सपा प्रत्याशी का विरोध है तो भाजपा प्रत्याशी भाजपा के लोगों के ही गले नहीं उतर रहा है और भारी विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों जने इक्के खपुआ के नहावल हवे, इसलिए दोनों से इतर विकल्प मजबूत साबित हो सकता है। सर, आपके विधायक जो पुत्र हैं वो आपके साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं? अरे जब मेरा बेटा है तो किसके साथ करेगा भाई? आपके साथ करेगा। बेटा मेरा है तो आपके साथ प्रचार करेगा। उनका ये कहना था कि हम भारतीय जनता पार्टी में अभी भी हैं और हम भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी। वो कुछ भी कहे, मेरा बेटा है, वो जब जहां मैं हूं वहां रहेगा। हमारे खिलाफ कैसे प्रचार करेगा भाई? आजमगढ़ जिले में होली की खुमारी के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रहा है, सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ मऊ क्षेत्र से फूलपुर पवई से विधायक रहे अरुणकांत यादव को प्रत्याशी बनाकर अटकलों के विचार को समाप्त कर दिया है। जहां एक तरफ अरुणकांत यादव के पिता व वर्तमान में फूलपुर पवई से रमाकांत यादव विधायक हैं, तो वही उनके पुत्र को एमएलसी उम्मीदवारी देकर भाजपा ने सभी को चौंका दिया। हालांकि भाजपा के कई वरिष्ठ व संघर्षशील नेता टिकटों की दावेदारी आ गए थे। उनमें पूर्व जिलाध्यक्ष सहजानंद राय, पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह का भी नाम शामिल है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार भी क्या लगता है कि बीजेपी के लोग आपको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि 10 विधानसभा तो 10 का 13 हो गया, लोग मिला। एक चीज बता देना चाहता हूँ कि 10 विधायक जरूर हैं यहाँ पर सपा के, लेकिन वोट तो जो बाकी सदस्य हैं उनको करना है। प्रधान है, बीडीसी है, जिला पंचायत सदस्य हैं और कोई किसी के वोट का मालिक नहीं है। सब लोग स्वतंत्र हैं अपना मत देने के लिए। और बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अब 12 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा फिर सब चीज़ें आपके सामने खुलेंगी। सपा को भेद पाएंगे आप? मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की दीवार है यहाँ पर कि जिसको भेदना असंभव है। ठीक। और अब मुँह से क्या बोलूँ, एक बार कुछ ऐसा कर दिखाऊं फिर मैं बोलूं। ठीक। तो वही समाजवादी पार्टी ने पूर्व एमएलसी पर ही अपना दांव खेला है। सपा से चुनाव मैदान में राकेश कुमार यादव गुड्डू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सभी 10 सपा विधायकों को एक मंच पर लाकर अपनी जीत को सुनिश्चित करने का काम किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक कार्यक्रम में सभी विधायक एक साथ नजर आए थे। अब क्योंकि भाजपा ने अरुणकांत यादव को टिकट देकर नया दांव खेला है, लिहाजा सपा प्रत्याशी के लिए भी राह आसान नहीं होने वाला। इस एमएलसी चुनाव में लोकतंत्र सेनानी भी अब मैदान में कूद चुका है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक व लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संयोजक धीरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, रमाकांत जी सांसद है, वो भाजपा के भी सांसद रहे हैं, सपा के भी सांसद रहे हैं, अब विधायक भी हैं। उनका बेटा चुनाव मैदान में है, वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे यह जवाब रमाकांत जी को देना चाहिए और यह प्रश्न भी अशोक वर्मा जी उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। यशवंत सिंह जी विधान परिषद सदस्य हैं, भाजपा के नेता हैं, उनका लड़का चुनाव मैदान में है। आपका जो सवाल प्रश्न है कि उनके राजनीतिक पार्टी के नीति सिद्धांतों अनुशासन का क्या होगा, यह प्रश्न यशवंत सिंह से पूछा जाना चाहिए। मेरा जवाब है कि विक्रांत सिंह रिसू लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक के पुत्र हैं, इसलिए मैं उनके विजय की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निजामाबाद के आज दैनिक और आज आदित्य न्यूज़ के पत्रकार प्रेम प्रकाश दुबे ने अपने आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस होली मिलन समारोह के मुख्य अतिथि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव एवं साहित्यकार संजय कुमार पांडे और रीचा के जिला संरक्षक अनिल सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार अबू बसर ने किया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता प्रेम प्रकाश दुबे ने आए हुए मुख्य अतिथि एवं सभी पत्रकार बंधुओं और अभियंता विद्युत निजामाबाद अनंत कुमार श्रीवास्तव का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि संजय कुमार पांडे और अनिल सिंह ने सभी लोगों को होली की बधाई दी। कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रेम प्रकाश दुबे को बहुत बहुत बधाई दिए। उन्होंने कहा कि आपने पत्रकारों को जोड़ने का काम हमेशा किया है। अबू बसर ने कहा कि दुबे जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हम सभी पत्रकारों को एक साथ बैठकर मिलकर बात करने का मौका दिया। इस अवसर पर रमेश यादव पत्रकार, मुदस्सिर हाजमी, वर्गदुल्ला हाजमी, नीरज प्रजापति, अभय चंद गुप्ता, अरविंद यादव, अरशद जमाल,
मोहम्मद अजहर, नरेंद्र यादव, खेमचंद पाठक, दिनेश मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। भावना को लेकर काम करते कि शायद की पंक्तियां मुझको याद आ रही है कि कहीं पर राम है होली और कहीं पर श्याम है होली और कहीं पर प्यार में डूबा खुदा का नाम है होली और आए सामने दुश्मन तो बाही खोल कर मिलिए मोहब्बत प्यार और सद्भाव का पैगाम है। तो होली का यह त्योहार है कि अगर कहीं भी कोई गिले शिकवे रहे हैं तो इस त्योहार के दिन लोग एक दूसरे के गले मिलकर और उस जो गिले शिकवे रहते हैं उसको गुलाल और अबीर लगाकर उसको दूर करने का काम करते हैं। मैं पुनः सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने बहुत ही लोकप्रिय, मुझे कहने में कोई असुविधा नहीं है। आजमगढ़ शहर के अराजीबाग में एक प्राइवेट स्कूल के इनॉग्रेशन के सिलसिले में लखनऊ से आए मुस्लिम धर्मगुरु व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फरंगी महरी ने कहा कि आजमगढ़ एक ऐसी सरजमी है जो दुनिया में इल्म व तालीम के लिए जानी जाती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इंतजामिया की तरफ से बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे ताकि जब वो स्कूल से फारिग हो तो अपना फ्यूचर बना सके और आजमगढ़ का नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन बच्चे चाहे जिस दिन या कौम या मजहब से आते हो उनको बेस्ट रिसोर्सेज बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन देनी चाहिए ताकि वह अपनी स्टेट व देश का नाम रोशन कर सके। वही मौलाना फिरंगी महली ने कश्मीर फाइल्स फिल्म पर यह कुछ भी टिप्पणी से इनकार कर दिया कि वह तालीम से संबंधित कार्यक्रम में आए हैं। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। तालीम कितना महत्वपूर्ण होता है और जो स्कूल आपने देखा किस तरह का आप देखते हैं? ये आज लखनऊ से मोहतरम जनाब डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन फारूकी साहब और डॉक्टर शाकिर हाशमी साहब के हमरा हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं और जाहिर सी बात है आजमगढ़ एक तारीख़ी सरज़मीन है जो पूरी दुनिया में अपने इल्म के लिए तालीम के लिए जानी जाती है और ये बहुत ही खुशी और मसरत का मकाम है कि हिरा पब्लिक स्कूल के नाम से यहाँ पे ये स्कूल कायम किया गया है जहाँ के इंतज़ामिया की तरफ से ये हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और की जा रही है कि बच्चों को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन दी जाए जिससे कि आने वाले दिनों में यहाँ से जो बच्चे फारिग हों वो सही तौर पर अपना फ्यूचर भी बना सकें और आजमगढ़ का भी नाम रोशन कर सकें और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में नुमाया खिदमात अंजाम दे सकें। आजमगढ़ में आपने एक पहल की है इस तरीके के स्कूल को कायम करने के लिए। बेसिकली आप मलेशिया में रहते हैं और आपकी एक सोच है यहाँ, तो इसकी क्या वजह रही है? आप तो मलेशिया में रहते हैं, आपको क्या? जी रहता तो हूँ लेकिन ताल्लुक़ तो सरज़मीन से है और इंसान पे एक और हर कर्ज के अलावा एक मिट्टी का कर्ज होता है और जो लोग हसास होते हैं, जो लोग इस बात को समझते हैं, इसकी फहम रखते हैं, तो उस मिट्टी के कर्ज को अदा करने की कोशिश करें, चाहे वो जहाँ भी दुनिया में रहे, क्योंकि आप हर चीज़ बदल सकते हैं, अपनी जाए पैदाइश नहीं बदल सकते जहाँ आप पैदा हुए। तो यह समझ लीजिए कि उस कर्ज को उतारने का एक तरीका है। और मैं आला तालीम हासिल की, IIT से मैंने इंजीनियरिंग किया, मास्टर्स किया बाहर से, और अल्लाह ताला ने मुझे दौलत से भी नवाजा, इल्म से भी नवाजा और सेहत से भी नवाजा। और जिसके पास तीनों चीज़ें हों वो अगर ये काम नहीं कर सकता तो फिर कौन कर सकता है? आपने तो ये एक पहल है, एक नई सोच के साथ। स्कूल का पैटर्न क्या होगा? स्कूल का पैटर्न मॉडर्न एजुकेशन इन इस्लामिक एनवायरनमेंट एंड इस्लामिक एजुकेशन इन मॉडर्न एनवायरनमेंट, ये इसका स्लोगन है, ये इसका मोटो है समझ लीजिए। यानी हम बच्चे को न सिर्फ सेकुलर और मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते हैं, बल्कि मॉरल, सोशल एंड गॉड कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देना चाहते हैं। उतनी उसकी तरबियत, उसकी शख्सियत साजी करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा प्रोफेशनल, अच्छा लॉयर बनने से पहले सबसे अहम ज़रूरत है कि एक अच्छा इंसान बने। सर एक चीज़ बड़ा सवाल उठता है इस्लामिक कम्युनिटी को लेकर के कि यहाँ लोग पढ़ते नहीं हैं, इसकी वजह क्या है? अब उसके वजह माहौलियात हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी तारीख़ है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, माहौल है, गुर्बत है, अफलास है, पॉवर्टी है। तो इन सब के साथ जंग करनी है हमें। अमीर लोगों के बच्चों को भी पढ़ाना है, गरीब तक बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए हमारे कम से कम 20% हमारी सोसाइटी एलोकेट है, वो टोटली फ्री बच्चे फ्री है। फ्री का मतलब कुछ भी उनसे एक पैसा भी नहीं। 20% मतलब अब मैं ये समझूं कि आप 20% बच्चों को यहाँ फ्री शिक्षा देंगे? दे रहे हैं ऑलरेडी। हमारे मदर कैंपस फलूदिया में 1000 बच्चों में से 210 बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं।
और यहाँ पे भी वही पैटर्न होगा, यहाँ पे भी वही। फ्री 100 शिक्षा का बच्चे मानक होंगे क्या तो होगा? 20 बच्चे free। मानक क्या होगा उसका? फ्री एजुकेशन जो आप देंगे तो वो किस पैटर्न पर उनको सेलेक्ट करेंगे? फर्स्ट कम फर्स्ट, क्योंकि उसमें तो अगर नर्सरी में आते हैं, पहली क्लास में आते हैं, जो हमारा शुरू क्लास है, तो उसमें कोई जो पहले आएगा वो 20% भर जाएगा, उसको बंद कर देंगे, उसमें कोई मेरिट नहीं है। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के सियरहा गांव स्थित सड़क के किनारे 19 वर्षीय एनसीसी छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने आज हाफिजपुर चौराहे पर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर डटे रहे। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के बेरमा गांव निवासी 19 वर्षीय विशाल यादव एनसीसी का छात्र था। वह कल अपने दोस्तों के साथ कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरखूपुर गांव में तिरही कार्यक्रम में आया था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। मृत युवक के परिजन व ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाफिजपुर चौराहे पर शव को रखकर जाम लगा दिया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने में जुट गई है। पूरा परिचय अपना दीजिए। हमारा नाम केदार यादव, पिता का नाम छबिलाल यादव। ग्राम कौन थे आपके? मेरा भांजा था सर। कैसे क्या हुआ पूरा घटनाक्रम बताइए। सर ये कल तेरही थी, हमारे भांजा जो था उसके घर पे हमारे पिताजी और दोनों भांजा गए थे और इसके बाद 8 बजे रात को ये अमन सिंह करके और एक भोलू और एक उसका क्या नाम है एक लड़का और था दुर्गेश, तीनों लोग गए थे वहाँ पे जीएनपुर सगड़ी ग्राउंड पे। फिर हमारे भांजे को वहाँ से ये लेके आए अमन और भोलू अपने घर पे, और घर पे लाने के बाद फिर सुबह जब हम लोग देखे हमारे गांव के पास फेंका हुआ था तो हम गांव वाले बताए, हम लोग गए तो फिर हमने फ़ोन किया अमन के पास, तो अमन कह रहा है कि ऐसा है कि हमारे साथ आए, रात में खाना खाए, हमारे साथ सोए, फिर हम 4 बजे उठे तो पता न कब चले गए, हमको पता नहीं, और सुबह हमको पता चला तो हमारा भांजा मरा हुआ पड़ा हुआ है। तो शरीर पे क्या चोट के निशान वगैरह? गले पे पूरा फांस मतलब रस्सी रखी हुई थी और गला दबा के मारा गया है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं सर उसकी मोबाइल से और इनसे पूछा जाए कि आखिर कैसे ये हुआ। उनके घर पे था वो लड़का, सुबह से हम लोग फोन लगा रहे हैं। घटना अगर वो नहीं किए तो किया कौन, आखिर आया कहाँ? अमन हरखोपुर ग्राम हरखोपुर में वो सगड़ी से आया था रात। हाँ रात में वो सगड़ी से लेके आए। आजमपुर में मिली इसकी बॉडी? हाँ नहीं, हमारे घर दुल्लापर, हाँ गांव के बगल में सर्विस लाइन के बाजू में, मतलब लोग लेटा के और रख के चले गए नीचे। हाँ रस्सी भी थी वहाँ और गले पे निशान था सर। मांग क्या है? मांग ये हमारी उसकी गिरफ्तारी की जाए सर, जांच की जाए इसकी, जो इसमें मिल रहे हैं उनको सजा होनी चाहिए सर, फांसी। सर पुलिस की भूमिका यही है सर, सुबह हम लोग थे, हम लोग पूरी जांच करवाने के चक्कर में फ्रांसी मंगवाने वाले थे कि वहाँ पे देखा जाएगा कैसे क्या हुआ। सर कुछ नहीं हुआ, हम लोग को कहा गया कि थाने पे चलिए। जब हम लोग थाने गए तो थाने पे डेड बॉडी को नहीं लेके गए सर, लेके चले आए सदर हॉस्पिटल पे। फिर यहाँ पोस्टमार्टम हुआ सर, फिर पिताजी गए वहाँ पे तहरीर देने के लिए। हमारा जो एक भांजा था उससे ज़बरदस्ती लोग लिखवा रहे हैं कि दारू पी के बहुत ज़्यादा पिया था, उसको मारा गया। ये प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं। सर एनसीसी हमारा भांजा कैडेट था, की पूरी लापरवाही है सर, पूरी लापरवाही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। एनसीसी दूसरा साल पास किया, सी सर्टिफिकेट। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपदीय पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और कई अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। सिलसिलेवार और क्रमवार बात करें कार्रवाई की तो पुलिस ने आज अतरौलिया पुलिस ने 3 वांछित अभियुक्तों को जहां गिरफ्तार करने में अहम सफलता हासिल की है, तो वही कोतवाली पुलिस ने कोतवाली के टॉप 10 अपराधी को अवैध असलाह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। कब्जे से देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। जैनपुर पुलिस ने भी अपनी बड़ी कार्रवाई करते हुए बाउंड्री को तोड़कर नष्ट करके ईंटों को चुरा ले जाने, घर में घुसकर मारपीट करने व धमकी देने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो वही थाना तहबरपुर पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई से जहां अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो वही जनपद के लोगों ने राहत की सांस ली है। चुनाव खत्म हो गया और 25 मार्च को शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, लेकिन जैसा कि भारत परिषद ने पहले ही कह रखा था कि चुनाव के बाद वह गांव सरकार का आंदोलन और तेज करेंगे, तो आप भारत परिषद के प्रदेश महासचिव
बेचू यादव गांव सरकार को लागू कराने के लिए गांव-गांव जाकर बैठक कर रहे हैं और लोगों को गांव सरकार के बारे में बताकर जागरूक कर रहे हैं। आज उन्होंने सगड़ी तहसील क्षेत्र के भरौली गांव में बैठक कर और लोगों से गांव सरकार को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज हमारे गांव की जनता गुलाम बनकर रह गई है। राज्य सरकारी गांव की बागडोर अपने हाथों में लेकर प्रधान को कठपुतली की तरह बनाकर रख दिया है, लेकिन जिस दिन गांव सरकार लागू हो गया उस दिन गांव की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि गांव सरकार लागू करने में सबसे बड़ी बाधा धारा 15 बनी हुई है। हम लोग मांग करते हैं कि धारा 15 को हटाकर गांव सरकार लागू किया जाए ताकि गांव में हम अपने तरीके से गांव का विकास कर सकें और लोगों को रोजगार दे सकें। सर, आपका परिचय? मेरा नाम बेचू यादव, मैं एक सामाजिक संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। सर, आपके द्वारा ये गांव-गांव में किस तरह के चौपाल लगाए जाए, किस तरह का जागरूकता अभियान सर चला रहे हैं? हम लोग ये गांव-गांव जा कर के ऐसे 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग जो लोग भी मिल रहे हैं, इनको बुला करके गांव वालों को हम लोग जागृत कर रहे हैं गांव सरकार के प्रति। गांव सरकार के अधिकार के बारे में बता रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं और जो इससे इन लोगों को फ़ायदा होने वाला है उसको बता रहे हैं और जो नेता लोगों को गांव सरकार लागू होने पर नुकसान होने वाला है उसको हम लोग बता रहे हैं। हम लोग गांव के लोगों को यह बात बता रहे हैं कि जिस दिन गांव सरकार लागू हो जाएगी उस दिन गांव वालों को न ब्लॉक पर जाना है, न तहसील पर जाना है, न थाने पर जाना है, न कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना है। आपके 29 विभाग का मालिक गांव की जनता बनेगी। गांव में हमको न्याय, सम्मान, अधिकार, रोजगार हर चीज़ हमको मिलेगा, गांव में मिलेगा। हम गांव वालों को किसी नेता के पीछे नहीं भागना है। हम गांव वालों को न किसी पार्टियों का गुलाम रहना है। अब यह नेता लोग खुद गांव में भाग करके लोग आएंगे, जनता के दर्द को लोग समझेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे, तब यह जनता इन विधायकों को वोट करेगी, एमपी लोगों को वोट करेगी। अन्यथा पार्टी और जात के नाम पर यह जनता धीरे धीरे हम लोग गाँव गाँव जाकर जागरूक कर रहे हैं, इन लोगों को बहिष्कार करेगी। तो सर, क्या लगता है गाँव सरकार लागू होगा? बिल्कुल गांव सरकार लागू होगा। भाई, संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार की व्यवस्था दी गई है कि जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वैसे गांव सरकार की व्यवस्था है। जब हमारे देश के नेता इस चीज़ को छुपा करके, जनता के साथ छलावा करके, धोखा दे करके, ग्रामीणों को बाला भुसला करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं, कभी नहीं गाँव वालों को बताया कि गाँव सरकार की व्यवस्था है। लेकिन अब जब हम लोगों को मालूम हो गया, गाँव की जनता को हम लोग जागृत कर रहे हैं, तो नेता की हैसियत नहीं है कि इस गाँव सरकार को रोक लगे, उनको लागू करना ही करना है। आज नहीं कल लागू होगा। हम लोग आज किस गांव में सर? आज तो मतलब भरौली एक गांव है, ये अजमतगढ़ ब्लॉक का ये भरौली गांव है। यहाँ है अभी हम लोग कोकिल पार्क चल रहे हैं, जगह जगह ऐसे करके हम लोग जन जागृति अभियान सर चलेगा। ये हम लोग का जैसे हर गांव से 5-5 10 लोगों की कमेटी हम लोग बनाना चालू कर दिए हैं। 5-5 10 कमेटी बना करके सबसे पहला वार हम लोग का अजमतगढ़ ब्लॉक पर ब्लॉक वाइज होगा। पूरे ज़िले का जितने भी ब्लॉक हैं, एक दिन संगठन की तरफ से हर ब्लॉकों को एक ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री के नाम से कि यह हमारी व्यवस्था है गांव सरकार की, इस चीज़ को आप लागू करिए। फिर हम लोग तहसील पर इसको करेंगे, फिर ज़िले पर करेंगे, फिर लखनऊ के लिए कुछ करेंगे हम लोग। आज पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ जिला महिला चिकित्सालय में बनाए गए बूथ का जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित नवजात बच्चों को पल्स पोलियो की दवा भी पिलाई गई। जिलाधिकारी ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जनपद में अस्थायी बूथ एवं ट्रांजिस्ट बूथ के माध्यम से 0 से 5 वर्ष तक के चिन्हित बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। आज पोलियो की दवा पिलाए जाने से छूटे बच्चों को अभियान के तहत 21 मार्च से 25 मार्च तक घर घर जाकर हमारी टीमों के द्वारा पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। जिलाधिकारी ने आमजन से अपील किया कि हमारी जो भी टीम घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाएगी उनका सभी लोग सहयोग करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय आजमगढ़ का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सीएमओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज ये सघन पल्स पोलियो अभियान के तहत कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें बूथ दिवस 20 मार्च को मनाया जा रहा है। यहाँ हमने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स दी है और इसी तरीके से पूरा कार्यक्रम मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आपसे अनुरोध करूँगा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें और हर एक बच्चा इससे लाभान्वित हो। घर घर जाने का कार्यक्रम हमारा 21 मार्च से 25 मार्च को होगा और इसके बाद बी टीम एक्टिविटी 28 मार्च से होगी। हमारे पास सबसे ये अनुरोध है कि इसका बिल्कुल व्यापक प्रचार प्रसार करें और सभी लोग घर घर जा कर के जो हमारी टीम्स आएंगी उसको कॉपरेट करें और टीकाकरण में सहयोग करें।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकट के जाने माने चिकित्सक और पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर रविंद्र अस्थाना ने गौरैया दिवस पर एक सामूहिक बैठक में कहा कि हर घर आंगन में चहकने वाली गौरैया आज बहुत कम दिखाई देती है। तिनकों को जोड़कर घर बनाने की सीख देने वाली गौरैया बढ़ती प्रदूषण, बढ़ते तापमान, रेडिएशन, अनुपयुक्त भोजन और आवास की कमी तथा प्रकृति और जैव विविधता के टूटते संपर्क ने उसे विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया। गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत दी नेचर फॉर एवर सोसाइटी 20 मार्च 2010 में की। तब से प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम के संयोजक अरविंद चित्रांश के लोक कला एवं प्रकृति पर्यावरण संरक्षण पर किए गए प्रयास की हम सराहना करते हैं, लेकिन उसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम सभी उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए उपयुक्त प्रयास करें, प्रकृति और जैव विविधता के संबंध को टूटने से बचा पाएं। आज 20 मार्च को हम लोग गौरैया दिवस मना रहे हैं। वैसे हर घर हर आंगन में चहकने वाली गौरैया अब तो बहुत कम दिखाई देती है। तिनका जोड़कर घर बनाने की सीख देने वाली गौरैया आज विलुप्त के कगार पर है। उसका कारण है कि बढ़ता हुआ प्रदूषण, बढ़ता हुआ तापमान, अत्यधिक रेडिएशन, अनुपयुक्त भोजन और आवास की कमी तथा प्रकृति और जैव विविधता के टूटते हुए संपर्क के कारण गौरैया विलुप्त हो रही है। 20 मार्च 2010 को सबसे पहले नासिक की एक सोसाइटी द नेचर फॉर एवर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, उसने सबसे पहले गौरैया संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में सबसे पहले प्रयास किया कि इसको कैसे बचाया जाए। तब से हम लोग प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाते हैं, लेकिन इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम सही तरीके से, उपयुक्त तरीके से इसके संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेंगे। इसके प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम के संयोजक श्री अरविंद चित्रांश जी के किए गए प्रयासों की हम सराहना करते हैं। अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्षरत व समाज सेवा को समर्पित भारत रक्षा दल के साथ अब वरिष्ठ लोग भी जुड़ते आ रहे हैं। इस क्रम में आज बदरका निवासी श्रीनाथ सिंह पटेल ने भारत रक्षा दल की सदस्यता ग्रहण करके संरक्षक मंडल का सदस्य बनकर संगठन द्वारा राजघाट पर बनवाए जा रहे गैस आधारित सौदा मशीन के लिए 1 लाख रुपए का योगदान दिया। संगठन के कार्यालय पर उपस्थित पदाधिकारियों के समक्ष श्रीनाथ सिंह पटेल ने कहा कि मैं भारत रक्षा दल के कार्यों और कार्यकर्ताओं से काफ़ी प्रभावित हुआ, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आज से भारत रक्षा दल में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। संगठन के साथ कार्य करते हुए मैं भी 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को, जो संगठन का मूल मंत्र है, को चरितार्थ करूंगा। संगठन को जहां भी और जिस तरह की भी जरूरत होगी हर तरह से तैयार मिलूंगा। हम सब लोग मिलकर इसे बहुत मजबूत और बड़ा आकार देने में निश्चित ही सफल होंगे। आगे उन्होंने क्या कहा सुनिए। जिससे बात हुई और उन्होंने गैस आधारित सौदा आखिरी तब उनका कुछ पैसा हमसे ले लीजिए, बोले 10,000 दे दिए, अपने 1 लाख दे देंगे। तो इससे फिर हमारा इनका जुड़ा हुआ और आज इसी संबंध में इन्होंने मुझे बुलाया है और मैं चेक बुक लेके आया हूँ। मैं 1 लाख इनको अभी चेक दे दूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मेरे बाबा का नाम पत्थर उस पर लगे, ये मेरा कंडीशन है। सिर्फ उनके नाम के लिए मैं जीवित हूँ और दुनिया पैदा होती है मर जाती कोई जानता नहीं। मैं चाहता हूँ बाबा जो मजदूरी करने आए अम्बेडकर नगर से
यहाँ मजदूरी करके और जिले के नंबर 1 ठेकेदार बने। जिले भर का थाना, तहसील, 25 मिनट का जो भी बना पहले पुराना, सब उन्हें बना है, वो उनका नाम बरकरार रहे। इस इच्छा से मैं चाहता हूँ कि और जनपद के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? संगठन ये कि कम से कम समाज में जुड़े, अच्छा काम करें, इस संस्था को सहयोग करें। इससे अच्छा संस्था कोई है नहीं। तमाम संस्थाएं बनी, तमाम पार्टी बनी, लेकिन वो दलगत राजनीति में सब फंस जाते हैं, समाज का कोई काम नहीं। तो ऐसी संस्था में जुड़े, समाज में अपने कुछ कमाई का कुछ अंश दें। एक हमारे पिताजी के थे, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्षरत व समाज सेवा को समर्पित भारत रक्षा दल के साथ अब वरिष्ठ लोग भी जुड़ते आ रहे हैं। इस क्रम में आज बदरका निवासी श्रीनाथ सिंह पटेल ने भारत रक्षा दल की सदस्यता ग्रहण करके संरक्षक मंडल का सदस्य बनकर संगठन द्वारा राजघाट पर बनवाए जा रहे गैस आधारित सौदा मशीन के लिए 1 लाख रुपए का योगदान दिया। संगठन के कार्यालय पर उपस्थित पदाधिकारियों के समक्ष श्रीनाथ सिंह पटेल ने कहा कि मैं भारत रक्षा दल के कार्यों और कार्यकर्ताओं से काफ़ी प्रभावित हुआ, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आज से भारत रक्षा दल में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। संगठन के साथ कार्य करते हुए मैं भी 1 घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को, जो संगठन का मूल मंत्र है, को चरितार्थ करूंगा। संगठन को जहां भी और जिस तरह की भी जरूरत होगी हर तरह से तैयार मिलूंगा। हम सब लोग मिलकर इसे बहुत मजबूत और बड़ा आकार देने में निश्चित ही सफल होंगे। आगे उन्होंने क्या कहा सुनिए। जिससे बात हुई और उन्होंने गैस आधारित सौदा आखिरी, तब उनका कुछ पैसा हमसे ले लीजिए, बोले 10,000 दे दीजिए, अपने 1 लाख दे देंगे। तो इससे फिर हमारा इनका जुड़ा हुआ और आज इसी संबंध में इन्होंने मुझे बुलाया है और मैं चेक बुक लेके आया हूँ। मैं 1 लाख इनको अभी चेक दे दूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मेरे बाबा का नाम पत्थर उस पर लगे, ये मेरा कंडीशन है। सिर्फ उनके नाम के लिए मैं जीवित हूँ और दुनिया पैदा होती है, मर जाती, कोई जानता नहीं। मैं चाहता हूँ बाबा जो मजदूरी करने आए अम्बेडकर नगर से, यहाँ मजदूरी करके और जिले के नंबर 1 ठेकेदार बने। जिले भर का थाना, तहसील, 25 मिनट का जो भी बना पहले पुराना, सब उन्हें बना है, वो उनका नाम बरकरार रहे। इस इच्छा से मैं चाहता हूँ कि और जनपद के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? संगठन ये कि कम से कम समाज में जुड़े, अच्छा काम करें, इस संस्था को सहयोग करें। इससे अच्छा संस्था कोई है नहीं। तमाम संस्थाएं बनी, तमाम पार्टी बनी, लेकिन वो दलगत राजनीति में सब फंस जाते हैं, समाज का कोई काम नहीं। तो ऐसी संस्था में जुड़े, समाज में अपने कुछ कमाई का कुछ अंश दें। एक हमारे पिताजी के थे,